अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड फोरेंसिक्स। तो पहला लिखते निकालते हैं और हम उसके साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एजेंडा में आ जाता है और कोर्स ओवरव्यू। ठीक है, कोर्स का ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस बिटवीन डाटा विजडम एंड नॉलेज। ठीक है, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होता है क्या है, हमें नीड क्या है, हिस्ट्री क्या है, और वो क्या कहते हैं। इस स्लाइड को हम ओवरव्यू करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहले कोर्स ओवरव्यू में कह रहा है दिस कोर्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल फोरेंसिक्स। पहला पार्ट में बता रहा है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड देयर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड सच एज कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में हमें बताएंगे। सी आई ए क्या होता है और सी आई ए मॉडल क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब कि सी आई ए में इंटेग्रिटी किसे कहते हैं, अवेलेबिलिटी क्या होता है, डाटा कैसे अवेलेबल होता है, हमने अवेलेबल डाटा को नहीं करना होता। ठीक है, और वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी मेथड, वर्नेबिलिटी होती है और टैक्स किस तरह से होते हैं। ठीक है, ठीक है। एक चीज़ को समझना है कि मतलब किस डाटा को प्रोटेक्ट करना और डाटा को इनक्रिप्ट करके डाटा जब ट्रांसफ़र किया जाता है एक यूज़र से दूसरी यूज़र तक, तो डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो थर्ड पार्टी है वो अगर डाटा को रीड कर ले तो वो होता क्या है जब इंक्रिप्शन होती है, डिक्रिप्शन होती है। ठीक है, इंक्रिप्शन में ये होता है कि आपका डाटा फर्स्ट बंदे से दूसरे बंदे को जाता है, तो थर्ड पार्टी अगर देखे तो एनक्रिप्टेड डाटा को वो नहीं समझ सकता, तो उसको एल्गोरिदम्स होते हैं मुख्तलिफ, जिसको हम कहते हैं सी एस साइफर एल्गोरिदम हो गया। ठीक है, फ्रेंच एल हो गया, वो भी हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, आने वाली वीडियोस में। तो इसको हम जल्दी से वाइंड अप कर लेते हैं। ठीक है, 20 मिनट्स का टाइमर मैंने लगा दिया है। इस तरह से हम करेंगे। दूसरी स्लाइड में आते हैं। टेक्स्ट बुक जो है आप ये यूज़ कर सकते हैं अगर आप मतलब साइबर सिक्योरिटी की अच्छी खासी नेटवर्क के बारे में अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहें, तो जो स्लाइड है उसमें भी मैं ओवरऑल वो चीज़ें जो है वो कवर की गई हैं। तो विलियम्स स्टेलिंग नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल 2E1 और 2 चैप्टर फ्रॉम CNS। आप ये दो बुक्स हैं, इनके रेफरेंसेस आप देख लें। अच्छा, कोर्स ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल है इसको छोड़ देते हैं। डेटा इंफॉर्मेशन विजडम एंड नॉलेज। अच्छा, थोड़ा सा बता देता हूँ, ये है क्या, कनेक्टेडनेस, डेटा ट्रांसफॉर्म। बस ये डेटा जब क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वो बेसिकली उसका एक ख़ास पैटर्न बनते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, फिर नॉलेज होती है, फिर विजडम। तो बेसिकली होता क्या है, अंडरस्टैंडिंग को उस लेवल ये बेसिकली हमें बताएगा कि इस तरह से वो लेकर चलेगा। ठीक है, तो डाटा कभी भी एक चीज़ पर ट्रेवल नहीं करता, हमने उसको डाटा को अंडरस्टैंड करना है, उसकी कनेक्टिविटी को अंडरस्टैंड करनी है, इन्फॉर्मेशन लेना है, नॉलेज लेना है, फिर जाकर उसके प्रिंसिपल्स को समझेंगे कि वो डाटा किस तरह से चलता है। डाटा होता क्या, डाटा क्या होता है, represent a fact or statement of event without relation of other things. It is raining एग्जाम्पल दिया है कि वो रेनिंग है। इंफॉर्मेशन क्या होती है, embodies the understanding of relationship some sort possibility cause and effect. डाटा एक टाइप ऑफ बाइट्स में होता है आपके पास। ठीक है, आप कोई भी चीज़, आप इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, या कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो नंबर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो जैसा भी है। ठीक है, वो एक कोई चीज़ है, कोई सेंटेंस है, या कोई नंबर्स है, या कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो डाटा है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन होता क्या है कि उसको समझना, उसका रिलेशनशिप बनाना, उसका कॉज और इफेक्ट। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कह देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास आता है डाटा क्या होता है। ठीक है, हमारे पास डाटा होता है एनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो। अच्छा, हमारे पास डाटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है। इंफॉर्मेशन वो होता है जिसका कोई कॉज हो और इफेक्ट हो। इंफॉर्मेशन उसको कहते हैं कि मसाइल तो ये है, द टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री एंड देन इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, तो अब ये इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन का मतलब है कोई
हमें किसी ने इन्फॉर्म किया है कि डाटा जो है ना कि वो ट्रेवल 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और वो क्या कहते हैं बारिश स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, इसकी एग्जांपल में आ जाता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। नॉलेज, नॉलेज क्या होता है? नॉलेज वही है जिसको मैंने बताया कि एग्जाम्पल बताया, इफ द ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई and the temperature drops substantially, the atmosphere is often unlikely to be able to hold the moisture so it rains। ठीक है, ये एक नॉलेज है। अब नॉलेज को हम ये भी कहते हैं इल्म है। अब ये कह रहा है कि डाटा में बस ये सिंपल तरीके से लेकर चला कि नॉलेज होता क्या है। ठीक है, वही है कि हाई लेवल प्रिडिक्टिबिलिटी। ठीक है, जो डिस्क्राइब करता है, जो कि एक्सप्लेन करता है। ठीक है, जो कि तो जिस तरह ये स्लाइड हुआ है ना, अगर आप बुक को पढ़ते हैं तो बुक में बहुत सारी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। तो वो क्या कहते हैं, एक तरह से जब आपको कोई चीज़ डिस्क्रिप्शन आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आती है, तो वो नॉलेज है। जो आउटकम आपको समझ में आ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? अब ये आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होता क्या है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आसान लोगों में बता देते हैं कि ये एक डेटा, थर्ड पार्टी डेटा, जब डेटा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो जो थर्ड पार्टी डेटा जो है ना, उसको थर्ड पार्टी डेटा से बचने के लिए, सिर्फ थर्ड पार्टी डेटा नहीं, मतलब कोई भी साइबर अटैक से बचने के लिए हमें उस इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना होता है कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा से ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, उसको कहते हैं डेटा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इंक्लूड द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपको पता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो हमने क्या कहते हैं, ये बताना होता है कि जो चीज़ हमारे पास अच्छा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और हमारे पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है ना, जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, आपके ज़मीन के कागजात हो गए, ठीक है, घर हो गया, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये कभी भी आप थर्ड पार्टी को, बंदे को नहीं बता सकते। तो ये इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए हमें हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को समझना पड़ता है। नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्यों, हमें क्यों ज़रूरत है कि हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को करें? ठीक है, पहली बात है कि हम करप्शन से बच सकें। ठीक है, हम जब भी हम कोई जब भी कोई डाटा ट्रांसफ़र करें दूसरे बंदे को, हमारा को थर्ड पार्टी जो है वो ना क्या कहते हैं, हम पर क्या कहते हैं अटैक कर पाए। ठीक है, वो हमें क्या कहते हैं ना देख सके कि हम क्या कर रहे हैं, या हमारे बारे में एक्सेस ना हो सके उसको। ठीक है, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, वो करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचने के लिए। अब अनऑथराइज्ड एक्सेस होता क्या है? एक होता है ऑथराइज्ड एक्सेस कि आप जिसको डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो एक्सेस है आपके पास। ठीक है, वो ऑथराइज्ड है। ठीक है, एक अनऑथराइज्ड का मतलब ये हुआ कि वो बंदा जो है आप उसको नहीं जानते। ठीक है, लेकिन वो आपकी बातें अगर छुप कर देख रहा है तो अनऑथराइज्ड तो वो ऑथेंटिकेशन नहीं है उसके पास कि वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद इसमें ये आ जाता है कि लाइक फोटोग्राफी, मोबाइल कंप्यूटिंग, साइबर फोरेंसिक, ऑनलाइन मीडिया। ठीक है, ये उसी में आ जाते हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री को रहने देते हैं। वाई वी नीड, हमें क्यों चाहिए होता है, उसकी पहली वजह ये है प्रोटेक्ट करना होता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। ठीक है, रिस्क माइटिगेशन रिस्क। ठीक है, हमें क्या कहते हैं रिस्क, हमें अपना क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन को हर तरह से बचाना होता है। ठीक है, कि किसी हर तरह के साइबर अटैक से, साइबर थ्रेट से, ठीक है, इंफॉर्मेशन को बचाना होता है कि ना, और डेटा ब्रीचेस और डेनियल सर्विस ऑफ अटैक्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेटा ब्रीचेस और डेनियल सर्विस ऑफ अटैक, इसको भी हम शायद आगे डिस्कस करें, शायद या फिर इसी स्लाइड में हो। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद कॉम्प्लाइंस विद रेगुलेशंस। ये भी वही है कि अटैक से बचने के लिए लीगल एक्टिविटीज़ के लिए हमें क्या कहते हैं रेगुलर होना पड़ता है, रिस्क को रिड्यूस करने होता है। ठीक है, प्रोटेक्टिंग रेपुटेशन, हमने अपनी रेपुटेशन अच्छी करनी है, हमें क्या कहते हैं प्रोटेक्ट करना होता है अपना सिस्टम। ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं फ़ायदा हो। ठीक है, बिजनेस लॉस ना हो जाए। ठीक है, हम मतलब कोई बंदा कंपनी चला रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं
अगर एक बात लीक होगी इंफॉर्मेशन तो उसको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। इंश्योरिंग बिजनेस कंटिन्यूटी, ठीक है, हमने बिजनेस को उसकी इंश्योर करना चाहिए। बिजनेस जो है बेसिकली कि जो बिजनेस चल रहे होते हैं ना उसकी एक ख़ास किस्म की सिक्योरिटी होती है, हर तरह की सिक्योर होना पड़ता है बिजनेस को ताकि वो चल सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को चाहिए होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, माइटिगेशन रिस्क के लिए, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाता है कि कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, ठीक है, प्रोटेक्टिंग रेपुटेशन, इंश्योरिंग बिजनेस कंटिन्यूटी, ठीक। उसके बाद CIA मॉडल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। CIA मॉडल ये होता है कि सी को बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, आई है इंटेग्रिटी और ए है अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब इसको समझने के लिए पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। तो CIA बेसिकली जो डाटा थ्रेड है उनसे बचने के लिए ना हमें ये मॉडल चाहिए होता है। तो एक तरह से ये मॉडल भी है, शायद मे भी इस स्लाइड में नहीं है, तो अगली स्लाइड में है, वो हम आपको उस चीज़ में भी हम दिखा देंगे। अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स इंफॉर्मेशन इज नॉट डिस्क्लोज, मतलब कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लोज नहीं है, डिस्क्लोज नहीं है, किसी को दूसरे बंदे को नहीं पता अभी, ठीक है। टू अनऑथराइज इंडिविजुअल, अनऑथराइज इंडिविजुअल का मतलब यही है कि कोई तीसरा बंदा है जिसका ऑथराइज नहीं है, एक्सेस ही नहीं है, तो उसको उस इंफॉर्मेशन नहीं पता, ठीक है। हमने वो डिस्क्लोज की हुई इंफॉर्मेशन, जब आप दो यूज़र एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या कहते हैं, थर्ड पार्टी जो है वो अनऑथराइज है, तो वो उससे बचा हुआ है, ठीक है। डिस्क्लोज नहीं है इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंटिटीज एंड प्रोसेस, फॉर एग्जांपल में अगर हम देखा जाए तो इफ़ वी से आई हैव password of my Gmail account, but someone saw while I was doing a login into Gmail account. In that case, my password has been compromised and confidentiality has been breached. अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल दी है। सबसे पहले इसको हम कॉपी करते हैं और इसकी एग्जाम्पल को भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। CIA मॉडल भी है एक तरह से जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। CIA किस तरह से क्या कहते हैं, इसको भी आप पढ़ लें कि ये एब्रीविएशन ही है कि कॉन्फिडेंशियल इंटेग्रिटी अवेलेबिलिटी है, ठीक है। CIA इसकी हम क्या कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की हम अच्छा, सबसे पहले इसने जो एग्जांपल दी है इसको हम इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अब ये इसकी एक मिसाल देगा यहाँ से। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि मेरे पास एक है मेरी जीमेल अकाउंट का पासवर्ड, ये किसी ने देखा है जब मैं लॉगिन कर रहा था, ठीक है, जीमेल अकाउंट में। इस सूरत में मेरे पासवर्ड से समझौता किया गया है और राजदारी की खिलाफ वर्जी की गई है। बेसिकली वही बात होगी जो मैं समझ रहा हूँ कि ये कॉन्फिडेंशियल की एक बेस्ट एग्जांपल है कि मैं जीमेल लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई तीसरा बंदा जो है वो देख लेता है, मेरा पासवर्ड देखता है। तो जो थर्ड पार्टी जो है वो जब मेरा पासवर्ड देखेगी, वो हालांकि वो अनऑथराइज्ड है, ठीक है, उसको मैंने इजाज़त नहीं दी कि वो मेरा पासवर्ड देखे, ठीक है। अब वो जब मेरा पासवर्ड देखता है तो वो ये कहता है कि अब मेरा पासवर्ड जो है वो सेफ नहीं रहा, ठीक है, वो कॉन्फिडेंशियली ब्रीच्ड हो चुका है। अब ब्रीच्ड होता क्या है, इसको हम देखें कॉन्फिडेंशियल ब्रीच मतलब कि वो अब सेफ नहीं रहा, मतलब कि वो आपका जो है डाटा जो है वो अब सेफ नहीं रहा, अब तीसरे बंदे को पता चल गया है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी कहती है इसमें कि तीसरे बंदे को ना पता चले डाटा, ठीक है। अच्छा, अब जो कि मैंने एक यहाँ पर दी थी कि कॉन्फिडेंशियलिटी का जो मॉडल है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस एक्सपेरिमेंट, जो कि मैंने आपको बताया था, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है कि वो शख्स जो कि आपने उसको इजाज़त नहीं दी वो एक्सेस वो प्रिवेंट उसे आप बच सकते हैं, ठीक है। और इंटेग्रिटी में हमारे पास इंटेग्रिटी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटेग्रिटी में मींस मेंटेनिंग एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ डाटा, मतलब कि डाटा को एक्यूरेट और कंप्लीट डाटा, मतलब कि एक बंदा दूसरे बंदे को डाटा ट्रांसफर कर रहा है, तो डाटा ट्रांसफर होते हुए क्या कहते हैं डाटा कंप्लीट जाए और एक्यूरेट जाए, मतलब कि ऐसा ना हो कि थोड़ा सा डाटा मिस हो, थोड़ा डाटा एक्स्ट्रा चला जाए,
ठीक है, मिस हुआ डाटा चला जाए, ठीक है, या एक्यूरेट नहीं किया, मतलब कि थोड़ा थोड़ा टाइम बाद जा रहा है, ऐसा नहीं भी नहीं है, ठीक है। डाटा जो है वो एक्यूरेट जा रहा है, ठीक है, और कंप्लीट डाटा जा रहा है, ठीक है, नॉट रहा है, इसका ये मतलब है, ठीक है। अच्छा, दिस मीन डाटा कैन नॉट बी एडिटेड ऑन अनऑथराइज्ड वे, ठीक है, वो डाटा को अनऑथराइज्ड वे एडिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। For example, if an employee leaves an organization, then in that case, data of for that employee in all department like accounts should be updated to reflect status to job left, so that data is complete and accurate. And in addition to this, only a authorized person should be allowed to edit employee data. Exactly. इसकी मसा बड़ी बस ये है कि अगर एम्प्लॉई है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ कर चला जाता है, ठीक है, अब उसका जो डाटा है उसमें ईमेल रखी हुई है, जीमेल है, उसका पूरा पूरा डाटा एम्प्लॉय का पड़ा होता है ऑर्गेनाइजेशन के पास। अब हर बंदे को एक्सेस नहीं है कि वो उस डाटा को चेक कर सके या इसको रिमूव कर सके, ठीक है, या उसकी अब एक ही बंदा होता है जिसको ऑथराइज होता है, वही उस डाटा को क्या करता है, उसको रिमूव करता है या एडिट कर सकता है, ठीक है, ताकि उस बंदे जो मतलब कि वो जॉब चला गया तो स्टेटस में लिखा आ जाए जॉब इज लेफ्ट, ठीक है। तो इंटेग्रिटी में हमारे पास यही आ जाता है कि इस एग्जांपल को हम नोट कर लेते हैं, और ये सारा सारा ही नोट कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इंटेग्रिटी में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी के नाम से पता चल रहा है कि डाटा अवेलेबल है, ठीक है, मीन द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल व्हेन नीडेड। जब भी नीड हो तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन needs to access information of a particular employee to check whether employee has outstanded the number of leaves. In that case of require collaboration from different organizations like network, uh, operation development, operation incident response, and policy change management. Denial of service attack is one of the factors that can hamper the availability of information. अच्छा अच्छा, ये कह रहा है कि हमें पता चला कि अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि डाटा अवेलेबल है, जब भी हम उसको ज़रूरत हो तो हम उसको अवेलेबल करते हैं ना, जब भी डाटा की ज़रूरत है उसको अवेलेबल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने मिसाल दी है कि अगर कोई शख्स इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि डाटा तो अवेलेबल है सबके लिए, तो वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई है, वो मतलब कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, वो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है कि वो किस एम्प्लॉय ने कितनी छुट्टियां की हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंपनी का मैनेजर है, वो क्या करता है कि वो क्या कहते हैं उसकी एम्प्लॉय की लीव चेक करता है, ठीक है, जो बंदा नौकरी कर रहा होता है उसकी कंपनी में, उसकी चेक करता है, अटेंडेंस वगैरह चेक करता है, ठीक है। अब अटेंडेंस की जो डाटा है ना वो अवेलेबल होता है, ठीक है। अब वो जो डाटा अवेलेबल है वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ उसी के लिए अवेलेबल है जो कि वो काम क्या कहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर होगा, उसके लिए अवेलेबल है। अब वो जो बंदा अवेलेबल है, ठीक है, उसकी वो लीव चेक करना चाहता है कि कितनी छुट्टियां की हैं, कितनी लीव्स की हैं, कितनी देर वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब दूसरा, इन केस डेट कह रहा है कि इट रिक्वायर्स कोलेबोरेशन फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टीम्स, मतलब कि जो है ना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो रिस्पॉन्स पॉलिसी चेंज मैनेजमेंट, ठीक है, उसका बेसिकली होता ही है कि डाटा जो है ना ये डैनियल अटैक भी होते हैं उसमें, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्स के लिए हमें उसको पॉलिसी वगैरह चेंज करनी पड़ती है। तो जब किसी का अटेंडेंस है, ठीक है, आप उसकी देख रहे हो, अटेंडेंस वगैरह देख रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, उसके लिए सारे है इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो ना, तो उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करो, लेकिन वो एम्प्लॉई के बारे की इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो वो अवेलेबल डाटा जो है ना वो उसको हम कहते हैं कि ये क्या कहते हैं वो है, मतलब कि ये डाटा जो है अवेलेबल है, मतलब कि एक्सेस डाटा जो है हमारे पास एक्यूरेट डाटा अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई डैनियल एक्सेस सर्विस अटैक हुआ हो और क्या कहते हैं किसी दूसरे बंदे ने क्या कहते हैं उस अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो है ना उसके लिए भी अवेलेबल, ऐसा नहीं है। डाटा जो है हमारे अवेलेबल हुआ 100% अवेलेबल है, तो वही बंदा जो है उसको डाटा को एक्सेस कर सकता है।
इस चीज़ को मुझे थोड़ा समझ में नहीं लग रही। ये थोड़ा सा इंटेंडेड रिस्पॉन्स एंड प्रिसिजन अगर आप लोगों को समझ में लग रही है तो ये कोई कमेंट करके बता दें। अच्छा आगे देख लेते हैं। Apart from this, there is some more principle that govern information security program, non-reputation, authenticity and accountability. ठीक है। कोई अच्छा टाइम खत्म हो गया, सीधी स्लाइड आ गई। बस चलो ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये कह रहा है कि ना अपार्ट ऐसा होता है कि कई बार आपके पास इंफॉर्मेशन जो है ना वो तीन जो है ना अपार्ट जो कि आप एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो तीन तरह से हमारे पास होती है बेसिकली। लेकिन नॉन रेपुटेशनल, दूसरा ऑथेंटिसिटी, तीसरा अकाउंटेबिलिटी। नॉन रेपुटेशन ये होता है कि ना कि मीन्स वन पार्टी कैन नॉट डिनाई रिसीविंग अ मैसेज। अच्छा मतलब कि एक सेंडर जब मैसेज रिसीव करता है दूसरे बंदा जो है ना उसके बाद जब मैसेज प्रॉपर चल जाता है तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कि जब डाटा को हम सेंड करें तो दूसरा बंदा रिसीव करने से पहले एसेस करे कि हाँ ठीक है एक्सेप्ट करे फिर डाटा उसके पास आया। ऐसा नहीं, जब एक बंदा डाटा सेंड करता है दूसरे बंदे के पास जाता है, दूसरा बंदा उस क्या कहते हैं उस डाटा उसको देखता है, उसके डिनाई करने के लिए ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नॉन रेपुटेशनल ही कहते हैं। मैं इसको नोट कर लेता हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन समझना पड़ेगा। एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। उसके ये वही चीज़ आ गई। ठीक है, इसके बाद ऑथेंटिसिटी कि हर बंदे के पास ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी के लिए यूज़ होती है। ठीक है, पहले आप उसको डाटा को प्राइवेट रखने के लिए डाटा को ऑथेंटिकेट करते हो। ठीक है, ऑथेंटिसिटी होती है फिर आप क्या देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिए कि सेंडर जो है रिसीव कर रहा है डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, अब डिजिटल सिग्नेचर जो है लॉन जो है आप प्राइवेट होता है, हर बंदे को नहीं किया जाता है। उसके लिए आप कहते हैं हैश पहली मैसेज प्राइवेट, जो रिसीवर साइड जो वो डेटा डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है, पब्लिक की के साथ। ठीक है, मतलब ये कि इसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन आ जाती है। तो इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पर जब एक सेंडर जो है वो कोई मैसेज सेंड करता है दूसरे बंदे को तो उसके लिए खास एक की जनरेट करेगा और फिर की जनरेट जब करेगा तो दूसरे बंदे पर जब मैसेज आएगा तो वो डिक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। ठीक है, जब डिक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा तो फिर वो उसको इंक्रिप्ट करेगा। इंक्रिप्ट करने के लिए उसको वो की चाहिए होगी, वो की वो वही बताएगा जो जो है आपका जो सेंडर होगा। ठीक है, तो ये वही चीज़ आ गई, नॉन रेपुटेशन में भी वही चीज़ आती है। ठीक है, तो प्राइवेट की जो है वो होना ज़रूरी है। ठीक है, सेंडर और रिसीवर के दरमियान। ठीक है, और ये नॉन इसको कहते हैं नॉन रेपुडिएशन। ठीक है, और इसमें ऑथेंटिसिटी आ जाती है। ठीक है, और फिर इसके बाद अगला आता है अकाउंटेबिलिटी। इसमें भी वही चीज़ है, इसमें थोड़ा डिफरेंट ये है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प एक चीज़ देख लीजिए, टाइम स्टैम्प होता है ना ये एक टाइम स्टैम्प कहते हैं इसी को है कि जिस ईयर डेट और टाइम को एग्जैक्ट टाइम डेट उसको बता रहा होता है। ठीक है, ठीक है, टाइम स्टैम्प को कहते हैं। कभी अगर हम डेटाबेस पढ़ें जो है फायर बेस्ड डेटाबेस, अगर मैं अपने यहाँ से ओपन भी करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन जो हमने डेटाबेस में डाली है तो वो हमने जो बैकएंड में प्रोग्रामिंग की है उसमें हमने ये किया डाला है कि ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, कोई यूज़र आएगा ऑथेंटिकेशन होगी। ठीक है, फिर उसके बाद वो एक्सेस मिलेगा, फिर वो डाटा को स्टोरेज मिलेगा। ठीक है, जब डाटा को स्टोरेज मिलेगा तो हमारे पास जो है ना फोल्डर क्रिएट होगा डॉक्यूमेंट का, और क्या कहते हैं फिर उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास ना टाइम स्टैम्प का भी एक फ़ोल्डर क्रिएट होता है। ठीक है, जब भी यूज़र आता है, ठीक है, एप्लीकेशन से क्या कहते हैं वो चीज़ डालता है तो उस एग्जैक्ट उसी टाइम पर वो हमें बता देता है कि इस टाइम, इस डेट, इस ईयर, एग्जैक्ट टाइम सेकंड्स के बारे में बता देता है कि यार ये टाइम है और उस डाटा जो है ना वो आया है। ठीक है, तो फाइल बेस में अगर आप लोग यूज़ करते हैं कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन में हमने देखा होगा या उसकी भी वीडियोस में आपको अपलोड कर दूंगा, ये मे बी इन दिनों आ जाएगी। उसमें ये होगा कि ना डाटा जब एक बंदे से दूसरी जगह पे डाटा ट्रांसफर होता है तो सबसे पहले डाटा जो है ना ऑथेंटिकेशन भी जाता है, ऑथेंटिकेट होता है डाटा। फिर उसके बाद डाटा जो है ना वो आपके पास जाता है डाटा बेस में, डाटा स्टोर होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपकी स्टोरेज है वहाँ पर आपके पास आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो डाटा आता है वो उसके फोल्डर वगैरह बनते रहते हैं। और टाइम स्पेंड भी एक जावा की बड़ी क्लास है, उसमें भी हम क्या कहते हैं वो चीज़ देखते हैं।
अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे चलें तो अच्छा, जो मैंने आपको बताया फाइरबेस का डेटाबेस, इसमें ये है कि सिर्फ क्लाउड स्टोरेज का है। जो क्लाउड का स्टोरेज का मतलब ये है कि डाटा से स्टोर होना है, ठीक है, रियल टाइम मैसेजिंग का नहीं है। स्टोर मैसेज का जो मैंने आपको बताया टाइम स्टैम्प उसको कहते हैं, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी में वही आ जाता है कि इंफॉर्मेशन डाटा की है वो स्टोर हो जाती है कि हर एम्प्लॉय जो है शुड नॉट एवरी एम्प्लॉय शुड बी अलाउड टू चेंज देयर एम्प्लॉय डाटा, ठीक है। हर एम्प्लॉय को नहीं होता, वही बंदा कर सकता है जिसको एक्सेस होता है, ठीक है, वही कर सकते हैं। उसका टाइम स्टैम्प हो गया, ठीक है, बायोमेट्रिक हो गया, ठीक है, और भी अगर बंदा कोई करना चाहे तो कर सकता है। अच्छा अच्छा, ये डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड इसको रहने देते हैं। बस ये थोड़ा सा देख लें आपको भी।